नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, मम्मी पापा के देहांत के बाद मेरी सौतेली बहन मेरे साथ रहने लगी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब एक रात मैं अपने रूम में सो रहा था, तभी मेरी पागल बहन भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि भाई, तेज बादल के गरजने की आवाज से मुझे अकेले सोने में डर लगता है। और वह आकर मेरे बेड में सो गई। वह गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन आधी रात को मेरी पागल बहन ने जो किया, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस पागल ने मुझे। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 24 साल है। इस उम्र में इंसान जवानी की दहलीज पर होता है। उसे अपनी जिंदगी का होश नहीं होता, भला वह किसी और की जिंदगी का क्या होश रखेगा। जब मैं 24 साल का हुआ, वह रात मेरे लिए बहुत कठिन रात थी। आज मेरी सालगिरह थी। पापा और मम्मी मेरे लिए तोहफा खरीदने बाजार गए थे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी मम्मी और पापा हमेशा मेरे लिए कोई न कोई ऐसा तोहफा जरूर लाते थे जो मेरी जिंदगी में हमेशा यादगार बन जाता था। कहने को मेरी मम्मी मेरी सौतेली माँ थी, मगर उन्होंने हमेशा मुझे सगी औलाद जैसा प्यार दिया था। मेरी सगी माँ का बहुत पहले ही निधन हो गया था। यही वजह थी कि पापा ने दूसरी शादी की थी। मैं यही समझा था कि दूसरी माँ मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया था। मुझे इस बात का यकीन दिलाया था कि मैं उनके लिए कितना जरूरी हूँ, मेरी जिंदगी उनके लिए कितनी मायने रखती है। मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था जब पहली बार उन्होंने मुझे अपने गले से लगाकर कहा था कि तुम मेरी औलाद हो, कभी भी मुझे सौतेली माँ नहीं समझना। मेरी जात से जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगी। हाँ, मैं यह नहीं कहती कि मैं अपना 100% दूंगी, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगी। और उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने बेमतलब की बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी, बल्कि उन्होंने बिल्कुल दो टूक बात की थी कि कोई भी इंसान 100% नहीं दे पाता। हाँ, उसकी जात से जितना होता है वह जरूर करता है। खैर, मैं काफी देर तक उन लोगों का इंतजार करता रहा, मगर वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। मुझे घबराहट होने लगी थी, क्योंकि वे लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे, पास की मार्केट का ही बोल कर गए थे। घर पर मेरी सौतेली बहन भी मौजूद थी, लेकिन भगवान की मर्जी, उसका दिमाग ठीक नहीं था। वह मानसिक तौर पर काफी अस्वस्थ थी। वह भी मेरे पास ही आकर बैठ गई थी और मुझे देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली थी, भैया, अभी तक मम्मी क्यों नहीं आई? वह बोल कर गई थी कि 1 घंटे में वापस आ जाएंगी, मगर अब तो काफी वक्त हो चुका है। वह परेशान अंदाज में बोली थी। यही वजह थी कि मैं भी हद से ज्यादा बेचैन हो चुका था। दोस्तों, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे देखते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं आगे देख कर आता हूँ। अभी मम्मी पापा आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं उसे बोलकर फौरन ही चप्पल पहनकर बाहर की तरफ निकल पड़ा था। अब तो काफी वक्त हो चुका है, वह परेशान अंदाज में बोली थी। यही वजह थी कि मैं भी हद से ज्यादा बेचैन हो चुका था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे देखते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं आगे देख कर आता हूँ। अभी मम्मी पापा आ जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं उसे बोलकर फौरन ही चप्पल पहनकर बाहर की तरफ निकल पड़ा था। घबराहट हद से ज्यादा थी। वे लोग रात 8 बजे गए थे, लेकिन अब रात के 11 बज रहे थे। परेशान होना बनता ही था, मगर जैसे ही आगे बढ़ा तो लोग मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे। मैं हैरान हो गया था कि इन सबको क्या हो गया है। मैं फौरन ही अपने एक जानने वाले की दुकान पर गया था और उनको देखते हुए बोला था, चाचा, मेरे मम्मी पापा यहाँ से गुजरे होंगे, आपने देखा था?
जब अचानक वह परेशान होकर बोले थे, क्या मतलब अमित? तुम्हें कुछ नहीं मालूम? मैंने ना में सिर हिलाया था और फिर जो बात उन्होंने कही वह मेरे होश उड़ा चुकी थी। मैं उन्हें हैरत से देख रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने फौरन कहा, नहीं चाचा, आपको गलतफहमी हुई होगी। बोलो, कोई और होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। पापा और मम्मी तो बिल्कुल ठीक घर से निकले थे। मेरी बात सुनकर चाचा बोले, बेटा, होनी को भला कौन टाल सकता है। मेरा ख्याल है वे लोग तुम्हारे मम्मी पापा को करीबी अस्पताल में ले गए हैं। तुम वहीं चले जाओ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। वे अपने काम में लगते हुए बोले थे। दरअसल उनका कहना था कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है। जल्दी जल्दी में लोग उन्हें करीबी अस्पताल ले गए हैं। तुम वहाँ जाकर देख लो। जबकि मैं एकदम से बेचैन हो गया था। छोटी बहन घर पर मौजूद थी और यह खबर सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं फौरन ही करीबी अस्पताल भागता हुआ गया था और वहां जाकर जो बात मुझे पता चली उससे मेरी दुनिया अंधेरे में बदल गई थी। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं 24 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो दूंगा। उन लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत और प्यार से पाला था कि मैंने कभी जिंदगी को अच्छी तरह समझा ही नहीं था, बल्कि जिंदगी को एक हंसी मजाक समझकर गुजार दिया था। लेकिन आज जब किस्मत ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वहां जाते ही मुझे पता चल चुका था कि आपके माता पिता घटना स्थल पर ही मर चुके थे। यह खबर नहीं, बल्कि मेरे लिए किसी मौत का परवाना था। मैं वहीं पर जमीन पर बैठ गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हकीकत पर आधारित है। मैं रोते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनके बिना कैसे रहूंगा? मेरी छोटी बहन उनके बिना कैसे रहेगी? यह एक झूठ है। यह नहीं हो सकता। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलता जा रहा था। मैं इसे कैसे मान लेता कि मैं अपने माँ बाप को खो चुका हूँ। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे मेरे माँ बाप की शक्ल दिखाई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। काफी देर तक मैं पत्थर की तरह अपने माँ बाप को देखता रहा और फिर डॉक्टर ने उनके चेहरों पर सफेद चादर डाल दी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। मेरी सालगिरह मेरे लिए एक शोक बन चुकी थी और जब मैंने उन्हें कंधा देकर श्मशान घाट पहुंचाया तब मेरी हालत और बदतर हो गई। उनके अंतिम संस्कार करने के बाद मैं अपने आप को बहुत भारी महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने माँ बाप को खो चुका हूँ। यह एहसास ही मुझे मार रहा था कि मेरे घर के अंदर अब मेरे माँ बाप नहीं हैं। वह दिन मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं सारा दिन एक कोने में बैठा रोता रहा। मेहमान थोड़ी देर बाद चले गए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी सौतेली पागल बहन मौजूद थी, जिसे किसी चीज का होश नहीं था कि हम पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। थोड़ी देर और गुजरी जब अचानक वह मेरे बराबर में आकर बैठ गई। अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, भैया, मम्मी पापा कहाँ हैं? आप कह रहे थे कि वो आपके लिए तोहफा लेने गए हैं। फ्रिज में एक केक भी रखा हुआ है। हम कब आपकी सालगिरह मनाएंगे? मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे भूख भी लग रही है। जबकि मैंने एक नम निगाह अपनी सौतेली बहन पर डाली और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं उसे बता ही नहीं पा रहा था कि हम अपने माँ बाप को खो चुके हैं। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं काफी देर तक उसे बहलाता रहा कि वो लोग आने वाले हैं। थोड़ा समय लग गया है। अभी मम्मी से बात हुई है, उन्हें तोहफा पसंद नहीं आ रहा, इसलिए देर हो रही है। अगर तुम्हें केक खाना है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। जबकि वह सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं भैया, वह केक तो आपका है, हम साथ मिलकर खाएंगे। बस मम्मी पापा आ जाए, फिर अच्छे से आपकी सालगिरह मनाएंगे।
मेरे भैया बहुत बड़े हो चुके हैं। वह बहुत ही लाड़ से बच्चों वाले अंदाज में बोल रही थी। दोस्तों, उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन दिमागी तौर पर वह एक 4 साल के बच्चे जैसी थी। काफी देर तक मैं चुपचाप उसके साथ बातें करता रहा और फिर अपने कमरे में चला गया। उसका और मेरा कमरा अलग अलग था। न कभी समय रुका है और न रुकने वाला है, वह गुजरता ही जा रहा है। कई दिनों तक मेरी बहन मुझसे यही पूछती रही कि भैया, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो कब तक आएंगे? और मैं अपनी बातों से उलझा देता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसका दिमाग अभी ठीक नहीं है। अगर मैंने उससे सच्ची बात बता दी तो हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। और अभी मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी कि मम्मी उसे क्या दवा दे रही थी और उसका किस तरह से इलाज हो रहा था। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा था। घर की जिम्मेदारियां एकदम से मुझ पर आ गई थी, इसीलिए मैं घबरा गया था। मैं हर चीज को सही तरीके से लेकर चलना चाहता था। थोड़े समय बाद ही घर में मौजूद पैसा खत्म होना शुरू हो गया। जब मैंने सेविंग्स से पैसा निकालना शुरू किया तो मुझे चिंता होने लगी कि आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगा। अगर पापा की सेविंग्स खत्म कर दी तो बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अभी मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी, उसके बाद छोटी का इलाज भी कराना था। इन सब चीजों के लिए बहुत पैसा चाहिए था, और जो थोड़ा बहुत पैसा पापा और मम्मी ने जमा कर रखा था, अगर मैं उसे इस्तेमाल कर लेता तो भविष्य में और भी परेशानियां हो सकती थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा ताकि हमारा गुजारा सही से हो सके। छोटी ज्यादा खाती पीती नहीं थी, इसलिए उसकी तरफ से मुझे ज्यादा टेंशन नहीं थी। हाँ, बस उसका ध्यान रखना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि वह मेरा खून थी, मेरे माता पिता की आखिरी निशानी। इसी वजह से मैंने जल्द ही पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी तलाश कर ली थी और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था। लेकिन माँ बाप का जाना मुझे अंदर से पूरी तरह खत्म कर चुका था। ऐसा लगता था जैसे दिल मर चुका हो। न कोई खुशी महसूस होती थी, न कोई गम। ऐसा लगता था कि सब कुछ तबाह हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। मैं अपने जज्बात किसी को नहीं बता पाता था। कुछ बोलने का दिल करता था, लेकिन जुबान से शब्द निकलते ही नहीं थे। दिल में बहुत कुछ था, लेकिन किसी अपने के सामने बैठकर अपनी तकलीफ बयान करने की हिम्मत नहीं थी। जब रिश्तेदार घर आते थे और खासकर मेरे करीबी दोस्त मुझसे पूछते थे, यार तू कैसा है, तू कैसा महसूस कर रहा है, सब ठीक है ना? और मैं महज यह बोलकर चुप हो जाता था कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब बेहतर चल रहा है। लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। मैं सबको बताना चाहता था कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता था। बस खामोशी से महफिल में गूंगा बनकर बैठा रहता था। मुझे ऑफिस में ऑफिस बॉय की जॉब मिली थी। लोगों की टेबल पर फाइल पहुंचाना, उनकी आवभगत करना, अगर किसी का काम पूरा नहीं हुआ तो उसकी मदद कर देना, यही मेरा काम था। ज्यादातर मुझे मिस रिया के साथ रहना होता था, जो ऑफिस बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी थी। मुझे उनके साथ रखा गया था ताकि मैं उनके काम में मदद कर सकूं। अगर वह किसी काम में परेशान हो तो मैं उनकी हर तरह से मदद करूं। दोस्तों, आज भी सामान्य दिन की तरह था। यूनिवर्सिटी से फ्री होकर मैं जल्दी से ऑफिस पहुंच गया था, लेकिन आज मिस रिया का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वरना वह हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। मैंने दूर से ही उनके मूड को भाप लिया था, इसलिए तुरंत अपने हाव भाव को गंभीरता में ढालकर उनकी तरफ बढ़ा था। सलीके से उन्हें हेलो कहा और उनके पास खड़ा हो गया। वह मुझे देखकर अचानक ही गुस्सा करने लगी। अमित, मैंने तुमसे कल भी कहा था कि टाइम से यहाँ आया करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेवजह का समय बर्बाद करो। मैं तुम्हें सैलरी इसलिए नहीं देती कि तुम देर से आयो, और अगर अब तुमने देर की तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगी।
वह एकदम गुस्से से बोली तो मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मैं कुछ नहीं कहता था। वह जैसा बोलती थी मैं चुपचाप सिर झुकाकर उनके हर आदेश को मान लेता था। वह मेरी तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोली, जाओ और यह सर के केबिन में पहुंचा कर आओ। मेरा तो तुमने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, कल से वक्त पर आना। वह अचानक इतना गुस्सा हो गई थी कि मैं परेशान हो गया कि आखिर उन्हें अचानक क्या हो गया। जो वक्त मुझे ऑफिस ने दिया था उस वक्त से मैं सिर्फ 10 मिनट ही लेट हुआ था, वरना आम तौर पर मैं समय से पहुंच जाया करता था। मैंने चुपचाप फाइल उठाई और सर के केबिन में चला गया। अगर मैं पलटकर उन्हें कोई भी जवाब देता या फिर उनसे बहस करता कि मैं सिर्फ 10 मिनट ही लेट हुआ हूँ, तो बेवजह बात खराब हो जाती। इन लोगों की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी भी जारी रखने की अनुमति दी हुई थी और सैलरी भी पूरी दे रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहली ही दस्तक पर अंदर आने की अनुमति दे दी गई। अंदर जाकर मैंने उन्हें हेलो कहा और उनके सामने फाइल रखकर बाहर आ गया। मिस रिया अब किसी से फोन पर बात कर रही थी। मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक फाइल दी और कंप्यूटर में उसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया। मैं भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा। आज मुझे समय से पहले घर जाना था क्योंकि छोटी को लेकर मैं डॉक्टर के पास जाने वाला था। मैं उसका पूरा चेकअप करवाकर उसकी दवाइयों के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना चाहता था कि उसका इलाज किस तरह से करना है और उसकी दवाइयों का शेड्यूल क्या है। लेकिन आज मिस रिया का गुस्सा देखकर मैं समझ गया था कि आज मैं किसी भी कीमत पर समय से पहले नहीं निकल सकता। इसलिए मैंने आज का प्लान कैंसिल कर दिया और उनके पास बैठकर उनका काम करने लगा। दोस्तों, थोड़ी देर बाद उन्होंने मोबाइल रखा और मेरी तरफ देखते हुए अचानक शर्मिंदगी भरे अंदाज में बोली, अमित, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें बुरा कहने का नहीं था। अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी या फिर मेरा लहजा तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफी चाहती हूँ। वह एकदम सामान्य अंदाज में बोली। जिस तरह से वह बात कर रही थी, मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैं अभी भी कुछ नहीं बोला। जब अचानक उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले बॉस ने मुझे बहुत बेइज्जत किया था। एक फाइल थोड़ी लेट हो गई थी जिसकी वजह से वह मुझे बहुत सुनाने लगे। उसी बात का गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया, लेकिन मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है। मुझे माफ कर देना। उनका यह लहजा मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया था। यही मेरे लिए काफी था। मैंने सिर को ना में हिलाया और उनकी तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, हो जाता है। आपकी भी गलती नहीं है। मुझे ही समय का पाबंद होना चाहिए। वैसे भी आपकी बदौलत मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है, वरना मुझ जैसे स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी नौकरी इतनी जल्दी कहाँ मिलती है। आपका बहुत धन्यवाद। जबकि वह चुप हो गई थी, मैं भी अपने काम में मगन हो गया। थोड़ी देर बाद ब्रेक हो चुका था और सब लंच करने के लिए कैंटीन चले गए थे। इरादा तो मेरा भी था, लेकिन मैंने काम करने को महत्व दिया। जबकि मिस रिया ऑफिस की लड़कियों के साथ कैंटीन की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर और बीत गई थी जब अचानक एक प्यून मेरे पास आया और मुझे देखते हुए बोला, आपको बॉस ने अपने कमरे में बुलाया है, आप वहां चले जाएं। मैंने सिर को हिलाया और अपना लैपटॉप बंद करके तुरंत ही सर के केबिन की तरफ चला गया। एक पल के लिए मुझे घबराहट भी हुई कि भला उन्होंने मुझे इस समय क्यों बुलाया है। अभी तो सब लंच कर रहे हैं और मुझे बुलाने का भला क्या मकसद हो सकता है। क्योंकि मैं उनका सेक्रेटरी नहीं था, बल्कि मिस रिया उनकी सेक्रेटरी थी। वही अक्सर बॉस के कमरे में जाती थी और बॉस उन्हीं को बुलाते थे। लेकिन आज उनका मुझे बुलाना मुझे थोड़ा परेशान कर गया था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने मुझे अंदर आने की अनुमति दे दी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो बॉस अपनी कुर्सी पर बैठे मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उनके पास चला गया। वह मुझे देखते हुए अचानक बोले,
क्या नाम है तुम्हारा लड़के? मुझे एकदम हैरानी हुई कि मुझे यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना बीत गया था और सर मेरा नाम अच्छे से जानते थे। कई बार वह मेरा नाम लेकर मुझे पुकार भी चुके थे। तो फिर आज उन्होंने इस तरह से क्यों पूछा? सेव, लेकिन मैंने अपनी हैरानी पर काबू पाया। बड़े लोग थे, हो सकता था मेरा नाम भूल गए हों। वैसे भी उनकी जिंदगी में मेरे अलावा भी बहुत सी व्यस्तताएं होती हैं। दोस्तों, मैंने धीमी आवाज में उनको देखते हुए अपना नाम बताया, जबकि वह तुरंत बोले, अमित, क्या कर रहे हो आजकल तुम? मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा क्योंकि उनसे मुझे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके उनके सवाल का जवाब दिया, जी सर, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और आपकी सेक्रेटरी मिस रिया के साथ। मैं आगे कुछ कहता, इससे पहले ही वह बोल पड़े, यहाँ तुम काम करने के लिए आए हो, इसलिए अपनी हद में रहो। आगे से मैंने अगर तुम्हें रिया के करीब भी देखा या फिर उनसे बेवजह बात करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह ऑफिस मेरा है, यहाँ मेरे ही नियम चलते हैं। अगर यहाँ तुमने मेरे नियमों के खिलाफ जाकर कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा। समझ, यहाँ तुम काम करने के लिए आए हो, इसलिए अपनी हद में रहो। आगे से मैंने अगर तुम्हें शनाया के करीब भी देखा या फिर उनसे बेवजह बात करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह ऑफिस मेरा है, यहाँ मेरे ही नियम चलते हैं। अगर यहाँ तुमने मेरे नियमों के खिलाफ जाकर कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा। समझ आया तुम्हें? मैं बुरी तरह से घबरा चुका था कि वह किस तरह से बात कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, सर, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जिस तरह से मिस रिया आपकी पर्सनल सेक्रेटरी है, उसी तरह मैं उनका असिस्टेंट हूँ। उनका हर काम मैं करता हूँ। अगर मैं उनसे बात नहीं करूँगा तो फिर काम कैसे करूँगा? मैं परेशान होकर बोला। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि वह मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे थे। अगर उनके और मिस रिया के बीच कोई व्यक्तिगत मामला चल रहा था तो उसमें मेरी क्या गलती? तभी उन्होंने अचानक गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और मुझे देखते हुए बोले, हो कौन तुम? इस तरह से मुझसे सवाल कर रहे हो? मैंने जितना कहा है उतना ही करो, उससे दूर रहा करो, केवल उसके साथ काम किया करो। और अगर मैंने तुम्हारे और उसके बीच जरा भी नजदीकी देखी तो मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगा। यह ऑफिस मेरा है और यहाँ पर मेरा ही आदेश चलेगा। मैं अब चुप हो गया था। मैं पल भर में ही समझ गया था कि मिस रिया और उनके बीच प्यार का मामला है। तभी वह मुझे मिस रिया के करीब देखकर जलन महसूस कर रहे थे। मैं चुपचाप सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो गया। काफी देर तक वह मुझे घूरते रहे और उसके बाद मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया। दोस्तों, मैंने सिर को हल्की झुकाव दी और बाहर आकर अपना काम करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही मिस रिया बाकी लड़कियों के साथ वापस आ गई। ब्रेक का समय खत्म हो गया था। वह मुझे काम करता देख एकदम बोली, क्या हुआ अमित? तुम लंच ब्रेक के लिए क्यों नहीं आए? काम होता रहेगा, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। जबकि मैंने उनकी बात सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया। मेरे लिए वाकई यह नौकरी बहुत जरूरी थी। मैं जानता था कि इस नौकरी से मुझे मिस रिया भी निकाल सकती हैं और बॉस भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इस नौकरी से मिस रिया निकालती तो मुमकिन था कि मुझे कहीं और नौकरी मिल जाती। लेकिन अगर यह नौकरी मेरे हाथ से बॉस की वजह से जाती तो बहुत मुश्किल होता कि मैं किसी और कंपनी में नौकरी पा सकता, क्योंकि बॉस के बहुत दूर तक पहुंच थे। वह मुझे देखते हुए एक बार फिर बोली, अमित, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने सिर उठाकर उनकी ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, मैडम, मैं काम कर रहा था। आपको काम देना जरूरी है और आज मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता था। दरअसल छोटी बहन को मुझे डॉक्टर के पास ले जाना है। यही वजह थी कि मैं जल्दी से जल्दी यह काम खत्म करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर हिलाया और चुपचाप अपने काम में मग्न हो गई। थोड़ी देर बाद अचानक उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुझे देखते हुए बोली,
अमित, वाकई अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी थी तो मैं दोबारा तुमसे माफी मांग लेती हूँ। इस बार मुझे उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। वह बार बार मुझसे एक ही बात क्यों कर रही थी? मैंने नजरें उठाकर उन्हें देखा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उनकी आंखों में प्यार का एक समंदर मौजूद था जो मेरे लिए था। मैंने तुरंत ही सिर को ना में हिलाया और उनकी ओर देखते हुए बोला, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा इरादा केवल काम खत्म करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह कहना बहुत जरूरी है। रिया ने सिर को हल्की झुकाव दी। जब मैं उन्हें देखते हुए बोला, आपकी और मेरी नजदीकी बॉस को पसंद नहीं। दोस्तों, उन्होंने आज मुझे बुलाकर बहुत जलील किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हाथ पर अपना हाथ नहीं रखें। मुझे यह सब नहीं करना है। मिस रिया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि आपने मुझे यह नौकरी दिलवाई है। अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहती हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे बॉस ने नौकरी से निकाला तो मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मिस रिया की आंखें लाल हो गई थी। वह चुप हो चुकी थी और मैं एकदम उन्हें देखते हुए और आगे बोला, एक बात और है। उन्होंने सिर को हल्का झुकाया। मैं बोला, भगवान के लिए सर से आप इसका जिक्र मत करना, वरना वह बेवजह मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। आप जानती हैं उनके कितने ऊपर तक पहुँच है। मेरी बात सुनकर वह चुपचाप अपने काम में मग्न हो चुकी थी। मैं जानता था कि वह लड़की बहुत अच्छी है। वह किसी कीमत पर भी सर से मेरी शिकायत या इस बारे में बात नहीं करेंगी। यकीनन उन्होंने उनसे कोई बात की थी, जबकि वह इतनी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मैंने चुपचाप अपना काम खत्म किया और शाम 7 बजे मैं काम से फ्री हो चुका था और उनसे इजाजत लेकर अपने घर आ गया था। मेरा दिल बहुत अजीब सी कश्मकश में पड़ा हुआ था। एक पल के लिए मुझे अजीब भी लगा था कि मुझे मिस रिया से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वह बहुत ही अच्छी लड़की है, भला उनका क्या कसूर? सारी गलती तो बॉस की है, उनके ही दिल में खोट है। इसके अलावा मिस रिया तो बहुत अच्छी है। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता था कि रिया मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं इस बात को अपनी जुबान पर नहीं लाता था क्योंकि मेरे और उनके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने जल्दी से रास्ता पार करने के बारे में सोचा था क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। किसी भी वक्त तेज बारिश हो सकती थी और मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचकर छोटी को लेकर अस्पताल भी जाना था। मगर मैं अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैं एक तरफ खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था जब अचानक मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। मैंने हैरानी से सामने की ओर देखा तो गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। सामने कोई और नहीं, मिस रिया ही मौजूद थी। वह मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उनकी ओर देखते हुए बोला, मिस, बारिश बहुत तेज हो चुकी है। अगर मैं बारिश में जाऊंगा तो मेरा मोबाइल, मेरे पैसे और मेरे कपड़े सब खराब हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ी देर इंतजार कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए तो मैं घर पहुँचूं। लगता है आज छोटी को लेकर अस्पताल भी नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, मेरी बात सुनकर उन्होंने एकदम मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे देखते हुए बोली, आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अगर यहीं खड़े रहोगे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी छोटी बहन भी घर पर अकेली होगी। तुम्हारे लिए परेशानी और बढ़ सकती है। मुझे अचानक सर की वही गुस्से वाली आंखें याद आ गईं। मैं उन्हें देखते हुए सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं मैडम, आप चली जाइए, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह तुरंत बोल पड़ी, मैं तुम्हें बॉस होने की हैसियत से कह रही हूँ। आओ, जल्दी गाड़ी में बैठो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया और चुपचाप आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। वह मुझे देखते हुए एकदम बोली, देखो अमित,
मेरी और तुम्हारी जिंदगी बहुत अलग है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यह नौकरी दिलाई है। मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में हर एक चीज जानती हूँ। तुम्हें बॉस की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेजा था और मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं एक बहुत ही आम लड़की हूँ और अपनी जिंदगी बहुत सुकून से बिताना चाहती हूँ। लेकिन बॉस बहुत ही असर और रसूख वाले हैं। उनके लिए जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं होता, कब उनकी जान चली जाए उनको भी नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी आम लड़के से हो, जिसके साथ मैं एक खूबसूरत जिंदगी बसर कर सकूं। यही वजह है कि वह बेवजह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सब बातें संभाल ली हैं। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा और बेख्याली में बोला, यानी आपने बॉस से मेरा जिक्र किया है? वह सिर ना में हिलाते हुए बोली, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा है ना, मैंने सब संभाल लिया है। तो फिर क्यों टेंशन लेते हो? मैं चुप हो गया। मुझे इन मामलों में पढ़ना ही नहीं था, इसीलिए मैंने ज्यादा इन बातों की छानबीन नहीं की। एक छोटी सी दूरी के बाद मेरा घर आ चुका था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी से उतर गया। बिना उन्हें घर में आने की दावत दिए अपने घर के अंदर चला गया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, मेरी बहन दौड़ते हुए मेरे पास आई और मेरे सीने से लग गई। वह भैया भैया कहते हुए अपनी दिन भर की कहानी मुझे सुनाने लगी। उसने क्या किया, किसके घर गई, कौन सा खाना खाया, कौन सा खेल खेला, और मैं भी बहुत दिलचस्पी से उसकी उटपटांग बातें सुन रहा था, क्योंकि मैंने अक्सर मम्मी पापा को देखा था। जब भी वह कुछ बोल रही होती थी तो वह लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। वजह यह नहीं थी कि वह बातें बहुत मजे की करती थी। वजह यह थी कि मैं उसे बताना चाहता था कि जितना प्यार मम्मी पापा उससे करते हैं, उतना ही प्यार मैं भी करता हूँ। तुम्हें अकेलापन महसूस करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो क्या हुआ, भाई तो अभी जिंदा है ना। हम दोनों भाई बहन ने साथ ही खाना खाया था। इसके बाद मैंने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा था, छोटी अब तुम आराम करो, कल हम दोनों सुबह डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और फिर मैं अपने ऑफिस चला जाऊंगा। दोस्तों, उसने मेरी बात सुनकर सिर को हाँ में हिलाया था और चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली गई थी, जबकि मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए लेट गया था। मेरे दिमाग में रिया की बातें और उनकी आंखें आ रही थी। उनका बार बार मोहब्बत भरा अंदाज, उनकी हरकतें, उनका लहजा, यह सब बताने के लिए काफी था कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगी है। मगर मैं हर बार उनकी मोहब्बत भरी आंखें और उनका अंदाज ठुकरा दिया करता था। वजह मुझे मालूम थी, अगर मैं उन्हें अपनाता तो मैं कभी उन्हें वह खुशियां नहीं दे पाता जो वह डिजर्व करती थी। और आज जिस तरह उन्होंने मुझसे गाड़ी में बात की थी, वह सीधा सीधा संकेत था कि मैं उन्हें प्रपोज करूं। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें प्रपोज करता। वक्त और तेजी से गुजरता जा रहा था। मैं चुपचाप लेटा रहा और कब नींद की वादियों में खो गया, मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। रात गहरी होती जा रही थी और बारिश अपनी रफ्तार से बरस रही थी, जब अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुआ। मैंने हैरान होकर अपनी आंखें खोली और घड़ी की ओर देखा। रात के 3 बज रहे थे। भला इस वक्त कमरे के दरवाजे के बाहर कौन हो सकता था? अचानक मेरे दिमाग में मेरी छोटी बहन आई और मैं बेखुदी में दरवाजे की तरफ भागा। रात के इस पहर उसका जागना मुझे किसी खतरे की निशानी लग रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही थी, बहुत घबराई हुई। वह मुझे देखकर एकदम मेरे सीने से लग गई और रोते हुए बोली, भाई बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे सोऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे और चेहरा लाल हो रहा था। उसका पूरा शरीर ही कांप रहा था।
मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसकी ओर देखते हुए समझाया, बिटिया, इस तरह डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम घर के अंदर हो, बादल बाहर गरज रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आराम करो। रात के 3 बज रहे हैं और सुबह हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। मेरी बात सुनकर वह एकदम बेचैन हो गई और मेरी ओर देखते हुए बोली, नहीं भैया, मैं आपके पास सोऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका शरीर कांप रहा था, जबकि मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर उसे अपने कमरे में ले आया। वह मेरे पास ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं नौजवान था और वह भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। बेशक उसका दिमाग ठीक नहीं था, मगर वह एक समझदार लड़की थी। हाँ, वह मेरा खून थी, मेरी बहन थी, लेकिन थी सौतेली। यही सब बातें मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। दोस्तों, वह मेरे पास ही लेट चुकी थी और अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, क्योंकि माता पिता के देहांत के बाद मैंने कई औरतों के मुंह से ये बातें सुनी थी कि देखो तो, जवान लड़का है और यह लड़की उसकी सगी बहन थोड़ी है, भला यह लड़का इसके साथ कैसे रहेगा। और यही बातें मुझे याद आ रही थी और मैं काफी हद तक परेशान हो चुका था, लेकिन मैं बेइंतहा बेबस था। उस लड़की का मेरे अलावा और कोई नहीं था, मैं ही उसका सहारा था। वह काफी देर तक जागती रही, मुझसे बातें करती रही और फिर कब वह गहरी नींद में गई, मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। मगर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। काफी देर तक मैं करवटें बदलता रहा, लेकिन उन औरतों की बातें जैसे जैसे मेरे दिमाग में आती, मेरा दिमाग बंद हो जाता। सोने से थोड़ी देर पहले मैं मिस रिया के बारे में सोच रहा था और अब मेरे दिमाग में मेरी बहन चल रही थी। मगर अब मेरा बस हो चुका था। मैं और अपने आप को परेशान नहीं कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि अगर वह मेरे कमरे में सो रही है तो मैं उसके कमरे में जाकर सो जाता हूँ। इस तरह हम दोनों का एक कमरे में सोना बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है। मैं बहुत ही समझदार लड़का था, हर चीज को सोच समझ कर करता था। भगवान ना करे, अगर हमें इस हालत में कोई देख लेता तो न जाने क्या सोचता। वैसे भी हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर घर बहुत पास पास थे। मेरी बहन पागल थी, इसीलिए औरतें हमारे घर में आती जाती रहती थी। सब उसका बहुत ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि मैं पूरा दिन घर से बाहर भी होता तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि मुझे मालूम होता था कि पीछे से मेरी बहन का ख्याल रखा जाएगा। यही सोचकर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया, मगर अचानक ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और नींद की हालत में कहने लगी, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसका अंदाज तकलीफ भरा था। मेरी जान निकल गई थी। मैं बेयकीन निगाहों से अपनी बहन को देख रहा था। वह किस तरह की बातें कर रही थी, यानी मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने उसके साथ। यह सोचते ही मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मैं काफी देर तक उसे देखता रहा। वह नींद की हालत में बिल्कुल ठीक नहीं थी। अगली सुबह मैं तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। जब मैंने उसका पूरा चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बहन का रेप हुआ है और रोजाना उसके साथ यौन शोषण किया जाता रहा है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसीलिए वह मानसिक रूप से भी ठीक नहीं हो रही है। मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया था। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन पड़ोसियों पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था, वे लोग मेरी मासूम बहन के साथ इस तरह की हरकत कर रहे थे। जब मैं घर आया और अपनी बहन से इन सब चीजों के बारे में पूछा तो उसने मुझे हर बात विस्तार से बताई। उसने बताया कि हमारे पड़ोस में रहने वाले राजेश अंकल उसके साथ गलत काम करते थे। उसे गलत गलत जगहों पर हाथ लगाकर उसका शोषण करते थे। वह रोती थी, उसे दर्द होता था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। यह सब सुनकर मुझे बेहद तकलीफ हुई।
मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगले ही दिन मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि इस इंसान ने मेरी बहन के साथ यह गलत काम किया है। जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ उनका नाम आ गया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन सब चीजों में मेरा साथ मिस रिया ने दिया, क्योंकि मैंने उन्हीं से इन सभी बातों का जिक्र किया था। भले ही मैं उनसे घबरा रहा था, मगर उनके अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। यह सब कार्रवाई होने के बाद मिस रिया ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं अपनी बहन के लिए किसी औरत का इंतजाम कर लूं, वरना वह इस तरह अकेले नहीं रह सकती। उनकी बात भी सही थी और मैंने यही सोचा कि इसी में भलाई है। मैंने अपनी बहन के लिए बाई का इंतजाम कर लिया था, जो दिन रात मेरी बहन के साथ रहती थी। मुझे भी अब इस बात की परवाह नहीं होती थी कि अगर मैं रात को घर से बाहर भी हूं तो मेरी बहन अकेली नहीं होगी। डॉक्टर से मुलाकात करके मैंने उसका इलाज भी शुरू करवा दिया था और मिस रिया ने मौका पाते ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, मगर मैंने अपना डर उनके सामने जाहिर कर दिया था कि बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया। वे मेरा करियर तबाह कर देंगे। और फिर जो बात उन्होंने कही वह सुनकर मैं खामोश हो गया था। वह कहने लगी कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो वह अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। वे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। मुझे उनकी शख्सियत पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें यह नहीं बता पा रहा था कि मैं किस तरह उन पर भरोसा कर लूं। मगर जब कहते हैं ना कि अगर कोई साथ देने वाला आपके लिए खड़ा हो जाए तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। इसी वजह से मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर रिया का हाथ थाम लिया था और उनके साथ अपनी जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच लिया था। जब से मेरी जिंदगी में मिस रिया आई थी, मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई थी और मैं उस उदासी के माहौल से निकलकर जिंदगी की ओर बढ़ने लगा था। साथ ही रिया ने मेरी बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा था और मुझे एक अच्छे डॉक्टर के बारे में भी बताया था, जिससे मेरी बहन का इलाज भी हो रहा था और वह एक अच्छी जिंदगी भी जी रही थी। अक्सर मुझे बहुत अफसोस होता था कि माँ बाप के मरने के बाद बेशक मैंने अपनी पूरी कोशिश से अपनी बहन का ख्याल रखा, लेकिन मैं अपनी बहन का वह ख्याल नहीं रख पाया था जो मुझे रखना चाहिए था। मगर जैसा ऊपर वाला चाहता है वैसा ही होता है, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।